अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह। आज बहुत ही कम स्टूडेंट्स आए। आई डू थिंक सो, ट्रैफिक के इश्यूज़ की वजह से। ऐसा ही है ना? आप सबको भी ट्रैफिक फेस करने को मिली होगी यकीनन। खैर, आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह स्टार्टअप चैलेंज के विनर्स अनाउंस करने वाले हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले 4 से 5 महीने दिन रात एक की अपने स्टार्टअप्स पर काम किया, ये समझने की कोशिश की कि वाई यू नीड टू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप एंड अल्टीमेटली कि स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स जो हैं वो आप सबके लिए क्यों ज़रूरी हैं। इसके ऊपर हमने खैर डिटेल्ड डिस्कशन कर ली है। तो कुछ देर में इंशाल्लाह हम उन विनर्स को भी अनाउंस करेंगे, बट उससे पहले आप सबको इल्म होगा कि हैकाथॉन ऑनगोइंग है। किस किस ने हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेशन ली है? रेज योर हैंड्स दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द हैकाथॉन। दैट लुक्स अमेजिंग, बेहतरीन। आप मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग द हैकाथॉन। किसने फेज़ 1 मुकम्मल कर लिया है और सबमिट भी करवा दिया है? अब तक किसी ने, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने काम ना किया हो, सिर्फ पता ही हो, अब तक शुरुआत ना की हो हैकाथॉन की? या आप सब लोग अलाइंड हैं? लगता है सभी अलाइंड हैं। चलें, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को जर्नल चीज़ों के बारे में तो खैर पता ही है कि आप लोगों ने किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। आप में से कोई है जिसने स्टेप 1 एंड 2 मुकम्मल कर लिए हों? वो ज़रा हैंड रेस करें। सिर्फ इधर से सुभान ने किया है, सुभान ने किया है, और ये फर्स्ट वन, फेज़ वन, सॉरी, स्टेप 1 नहीं, फेज़ 1। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11। सही है, ज़बरदस्त। आप में से कोई यहाँ पर आकर बताना चाहेगा कि वाई वी आर डूइंग द हैकाथॉन एंड व्हाट एग्जैक्टली समवन हैव टू बिल्ड इन द हैकाथॉन? कोई एक यहाँ से मेल साइड से आ जाए, कोई एक फीमेल साइड से आ जाए। आ जाए सुभान, आप आ जाएं। और इस तरफ से कौन आना चाहेगा? जी, है कोई जो यहाँ पर आकर बताए? जी, आप आ जाएं। अबाउट द हैकाथॉन, लाइक क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज़ के ऊपर काम करना है, कैसे काम करना है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हमने जो है इस हैकाथॉन के अंदर ना स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है। वो इस वजह से करनी है, हमने अभी जो ना उठ के आए, हमने एआई को प्रॉम्प्ट दिया। अब ये नहीं करेंगे हम लोग, हर एक चीज़ की ना स्पेक्स बनाएंगे कि भाई अगर जो है हमें एक जो है कोई फ्रंट एंड बनाना है तो उसके हम सबसे पहले उसको स्पेसिफाई करेंगे, प्लान बनाएंगे, टास्क बनाएंगे, तो फिर हम जो ना उस प्रोजेक्ट को अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह से नहीं कि भाई हम लोग जो है अपना प्रॉम्प्ट दिया और प्रोजेक्ट बन गया, उसके ना स्पेक्स बनेंगे ना ही उसकी हिस्ट्री बनेगी। तो इस वजह से ना हमें इस हैकाथॉन के अंदर स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है। ये अच्छा, हैकाथॉन का जो है ना सबसे पहले हमें दो जो है ना फेजेस जो है ना ज़रूरी है करने। वो है, एक हमारे पास टेक्स्ट बुक, दूसरा है हमारे पास रेग चैटबॉट। तो टेक्स्ट बुक जो है ना वो हमें डॉक्यूसर्स के अंदर बनानी है। वो हम खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि वो क्लाउड से या फिर जेमिनी से का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। और वो जो बैकएंड है जो जिसके अंदर हम रेग चैटबॉट बनाएंगे, वो भी हम लोग खुद नहीं बनाएंगे, उसको भी हम लोग जो है ना क्लाउड से या फिर जेमिनी से का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। जी सर। बहुत ही सिंपल एंड कॉन्साइज वर्ड्स के अंदर सुभान ने बता दिए।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आयशा मुगल। इस हैकाथॉन के बेसिकली 2 स्टेप्स थे और बोनस पॉइंट्स अलग थे। एक था कि हमें स्पेक डेवलप सब कुछ तो स्पेक डेवलप मेथड से करना था, स्पेकइट प्लस यूज़ करते हुए, साथ में क्लाउड CLI या जेमिनी CLI यूज़ करना था और हमें एक बुक जनरेट करवानी थी और एक RAG चैटबॉट जनरेट करवाना था, जो उसके लिए एक RAG चैटबॉट था, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जो करता था, जो बुक के अंदर से जो टेक्स्ट सेलेक्ट हो उसके आंसर्स भी दे सकता हो, ऐसा चैटबॉट जनरेट करना था बस। अच्छा जी, तो स्पेसिफिकली जैसे कि इन सब ने बताया कि यू हैव टू यूज़ स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। आज से पहले मोस्ट ऑफ यू हैव बीन डूइंग वाइब कोडिंग यूजिंग कर्सर एंड यूजिंग डिफरेंट IDEs। आप में से मोस्ट ऑफ यू ज़्यादातर जो है वो वाइब कोडिंग की टर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, लाइक सिंपली गिविंग अ प्रॉम्प्ट to an AI IDE or an AI assistant which will work for you। बट वो वाली अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज AI डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अबाउट द प्रोजेक्ट। तो वही जो कॉन्टेक्स्ट वाली बात है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वाली बात है, उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए गूगल GitHub have introduced a specific thing named as SpecKit। शायद आपने जो है वो SpecKit की ऑफिशियल रेपो भी देख ली होगी। लेट मी शो यू। अच्छा, SpecKit जो है वो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो अप करती है। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के कुछ कंस्ट्रेंट हैं जिनके बारे में आप सबको लास्ट क्लास में सर अनीक ने बहुत ही सिंपल एंड कॉन्साइज वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन किया था कि आप जो है वो सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशन फाइल बनाओगे जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की कौन सी डिटेल्स शेयर करोगे, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से क्या शेयर करोगे, रूल्स जो है वो आप लोग शेयर करोगे कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली योर प्रोजेक्ट विल बी डूइंग, और लाइक बेसिकली आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्या कर रहा होगा। अच्छा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है वो आप क्या करोगे, स्पेसिफाई, मतलब आप स्पेसिफिकली ये डिफाइन करोगे कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन करनी है। इसके बाद फिर प्लान का मतलब ये है कि अब जो आपने स्पेसिफिकेशन लिखवाई है उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो उसके लिए एक प्लानिंग डॉक बनेगा स्पेक्स के अंदर, जिसका इस्तेमाल करते हुए जो है वो क्या होगा, टास्क क्रिएट किए जाएंगे। अच्छा, टास्क क्यों ज़रूरी हैं? आप सबको पता है कि कोई भी बड़ा काम अगर आप डायरेक्ट करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, तो वो मुकम्मल नहीं होगा। यू हैव टू डिवाइड इट इनटू स्मॉलर टास्क। तो फिर जो है वो उस जो प्लान बना गया है उसके टास्क बनेंगे, सिंपल एज दैट, एंड देन एट द वेरी एंड यू विल डू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होगा, यू विल एग्जीक्यूट ऑल द टास्क और अल्टीमेटली जो है वो आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। अच्छा, इसकी जो अप्रोचेज़ है ना वो ये हैं कि आप ये वाला काम किसी IDE के ज़रिए भी कर सकते हो, बट बेहतर तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आप क्लाउड कोड का इस्तेमाल करें। आप किसका इस्तेमाल करें? AI CLIs का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? AI CLIs का इस्तेमाल करें, क्योंकि AI CLIs के पास कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके प्रोजेक्ट का होता है, साथ ही साथ वो फास्ट एग्जीक्यूट होती हैं और मज़ीद मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर ली है। तो आप में से मोस्ट ऑफ यू ज़्यादातर ने जेमिनी CLI का इस्तेमाल किया होगा। जेमिनी CLI का हमने इस्तेमाल किया था ना शुरू के अंदर। इस तरीके से आप सबको ये रिकमेंड किया गया था कि भाई क्लाउड कोड की सब्सक्रिप्शन ले लें। तो किस किस के पास क्लाउड कोड की सब्सक्रिप्शन है वो ज़रा हैंड रेस करें। सिर्फ 2 बंदों के पास क्लास में क्लाउड कोड की सब्सक्रिप्शन है। मसले मसाइल हैं, पर उन मसले मसाइल का हल इंशाल्लाह अभी हम निकालेंगे। अच्छा जी, तो आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ एनी CLI। रिकमेंडेड तो यही है कि क्लाउड कोड का इस्तेमाल किया जाए एंड यूज़ SpecKit प्लस टू डू द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, सो डैट कि आप वाइट कोड ना कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो डॉक्यूमेंटेड हो। तो अब फिर पेन यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि SpecKit को फोर्क कर
मज़ीद इसके अंदर जो है वो फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया सो डैट कि हमारा भी जो है वो मार्केट में थोड़ा बहुत नाम आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, तो स्पेक किट प्लस यकीनन आप सबको पता है कि इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइजेशन करते हैं, पता है ना इसका। तो इस काम को जो है वो अभी हम इंशाल्लाह कुछ देर बाद करेंगे। तो ये तो खैर एक जनरल डिस्कशन थी और अब जो है वो शायद टाइम आ गया है कि हम स्टार्टअप चैलेंज के विनर्स अनाउंस करें। तो सबसे पहले तो चंद एक चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ और वो ये है कि जैसा कि आप सबको इल्म है, हमने ये चैलेंज कब अनाउंस किया था, आज से 4-5 महीने पहले। और इसका अल्टीमेट मकसद ये था कि आप सब लोग जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हों, किसी भी मार्केट की किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हों एंड देन कॉल इट अ स्टार्टअप। तो शुरू में तो मेरे जहन में ये था कि इस क्लास में से किसी एक को या किसी दो को या मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स को मैं लैपटॉप का रिवॉर्ड दूंगा। बट वाइल एनालाइजिंग योर सबमिशंस, मैंने हर एक बंदे के सबमिशन को बहुत ही बेहतर अंदाज से एनालाइज किया है एंड आई हैव रियलाइज कि शायद वो क्वालिटी या जो रिक्वायरमेंट्स मैंने शेयर की थी उनको किसी भी स्टूडेंट ने फुलफ़िल नहीं किया। सिर्फ एक स्टूडेंट है इस क्लास से जिसके पास शायद $100 का रेवेन्यू हो। रेवेन्यू वाला पार्ट मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि रेवेन्यू इज़ अ मस्ट थिंग टू विच आई विल यूज़ टू सेलेक्ट द विनर। बट रेवेन्यू के साथ साथ और भी 4 चीज़ें मैंने शेयर की थी। तो खैर सुभान है माशाल्लाह से, इन्होंने रेवेन्यू वाला काम तो किया है बट बकिया काम जो है वो रह गए, क्योंकि ये एक साथ जो है वो मल्टीपल चीज़ों पर काम कर रहे हैं। ये 4-5 स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, एक पर नहीं कर रहे। तो शायद अगर इन्होंने एक के ऊपर बेहतर काम कर लिया होता तो मैं इनको एज अ सिंगल विनर चूज़ करता इस पूरे के पूरे चैलेंज का। बट फिर मुझे ये लगा कि एक विनर को चूज़ करने के बजाय हम जो है वो ये करते हैं, मैं ये करता हूँ कि इस क्लास से उन स्टूडेंट्स को पिक करता हूँ जिनकी प्रोडक्ट जो है वो वैलिडेट हुई हुई है, मतलब आइडिया की वैलिडेशन हुई हुई है, सिर्फ काम करना बाकी है। मतलब ज़्यादातर तो आप लोगों ने अभी तक सिर्फ लैंडिंग पेजेस ही बनाए और अपनी आइडिया को ही शोकेस किया है विद जस्ट सम ऑथेंटिकेशन फीचर्स इन योर वेबसाइट। अभी तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसी ने भी सही से नहीं की। तो मेरे जहन में ये था कि क्यों ना मल्टीपल विनर्स को चूज़ किया जाए, क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो कितना है, $1000 का रिवॉर्ड। मैंने आपको कितना कहा था देने के लिए, $1000 का। तो मेरे जहन में ये आया कि क्यों ना मल्टीपल विनर्स को चूज़ किया जाए। वो स्टूडेंट्स जिनके स्टार्टअप्स में कैपेबिलिटी है कि भाई वो वाकई फ्यूचर के अंदर कुछ ना कुछ बन सकते हैं, उन स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह 1 महीने का क्लॉड प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा और विनर्स भी अनाउंस हो चुके हैं। आप challenge.asharif.xyz के ऊपर जाएंगे, हमारी स्टार्टअप चैलेंज वाली वेबसाइट सबको पता है। सी विनर्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मीडियम का आर्टिकल खुल जाएगा। इसको सबसे पहले तो आपने पढ़ना है कि बेसिकली यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, 31 विनर्स हैं। कितने विनर्स हैं? 31, जिनको क्लॉड कोड प्रो की 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो एक मरतबा तालियां बजा लें। अभी फिर मैं जो है वो आपको यहाँ पर विनर्स दिखाता हूँ कि भाई कौन है जिनको क्लॉड कोड प्रो की 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है। अच्छा, रिवॉर्ड जो है वो कितना था, $1000 का, पर ये 31 विनर्स बन रहे थे। तो अल्टीमेटली जो सबमिशंस थी वो 76 थी। 76 में से ये 31 विनर्स थे। ये ऐसे हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा, बकिया भी हैं बट शायद काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने वैसे ही बस मजाक में फॉर्म फिल आउट कर दिया था, बट दे डज नॉट हैव डेवलप ऑल द थिंग्स विच आई हैव सेड। तो बाकी 19 स्टूडेंट्स मैं वो सिलेक्ट करूँगा
जिन्होंने क्लास की असाइनमेंट्स मुकम्मल की थी, जिन्होंने क्लास की फ़र्स्ट 5 असाइनमेंट्स मुकम्मल की थी, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में अनाउंस कर दूंगा कि वो कौन से 19 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्लाउड कोड प्रो की सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है। क्लाउड कोड प्रो जो है वो $20 पर मंथ का मिल जाता है। आप सबके पास लैपटॉप तो है पर क्लाउड कोड प्रो नहीं है। सो जिस चीज़ की नीड है, शायद मेरे जहन में ये आया कि वो देना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट्स होंगे। 31 जो है वो स्टार्टअप चैलेंज के विनर्स और बाकी 19 स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास की फर्स्ट 5 असाइनमेंट मुकम्मल की थी। तो विनर्स हैं वो अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पर जिस जिस के स्टार्टअप का मैं नाम लेता जाऊँ, वो अगर सोलो पार्टिसिपेट किया था तो यहाँ पर साइट पर आकर खड़े हो जाएं। अगर टीम के साथ पार्टिसिपेट किया था तो फिर आप अपनी टीम भी ले आएँ। आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्टिफिकेट्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त सर्टिफिकेट मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, जो मैं इंशाल्लाह अभी स्टार्टअप चैलेंज के विनर्स को दूंगा। तो चलें जी, विनर्स के बारे में बातचीत करते हैं। आप ये पढ़ लीजिएगा आर्टिकल, छोटा सा ये 2-3 मिनट का, ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, तो जो टॉप 31 विनर्स हैं, क्विक स्टैश है, पिंक जीनियस है, इजी ग्रॉसरी है, कोड फ्यूजन एआई है, बॉट बाजार है, पर्सनल स्टाइलिंग। अच्छा, ये सब लोग जो हैं वो यहाँ पर साइट पर आकर खड़े हो जाएं। पर्सनल स्टाइलिंग, RX एजिस, स्टैफिक्स, हेल्थ स्फेयर, रेस्क्यू नेट, मेडी ब्रिज, आई एम प्राउड ऑफ यू, साइलॉन स्टूडियो, वर्ल्ड वीवर, वी हर्ट्स, शॉपल, हायरेक्स, यूरऑन, रोजगार बॉट, एजेंट हब, रैंक यू, ऑर्डन ऑर्डन्स, न्यूफैक्स, XSEO, पैक्जोरिना, विजिल, SEO मैट्रिक्स बॉट, ऑक्टा, ऑर्ब, न्यूरलेक्स, टेरा AI एनालाइजर प्रो। सो इन सब के लिए एक मेरे पास ज़ोरदार तालियां हो जाएं। ये माशाल्लाह से वो 31 स्टूडेंट्स हैं या टीम्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप चैलेंज को विन किया है, एंड दे विल गेट 1 month ऑफ क्लाउड कोड प्रो सब्सक्रिप्शन। अच्छा जी, आ गए, मुझे लग रहा है ज़्यादातर आ गए हैं। तो ठीक है, अच्छा एक एक कर कर सर अमीन आप हेल्प करेंगे थोड़ी सी, आप स्टेज पर आएँ ज़रा। जो स्टार्टअप चैलेंज जो स्टार्टअप्स हैं आप उनके नाम लीजिएगा, एंड देन वो स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर फिर आकर सर्टिफिकेट रिसीव करें। अब्दुल्ला भाई आइएगा यार, ज़रा यहाँ पर हेल्प कीजिएगा थोड़ी।
स्क्रीन बंद करेंगे तो तस्वीर सही आएगी। बंद कर दें जी सर। हाँ ब्लैक स्क्रीन जब ब्लू कर दें स्क्रीन डार्क थीम में ले जाएं सर। लाइट ऑन करेगा तो ओके सर। तो आप लोगों की क्लास में माशाल्लाह से आपके टीचर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं स्टार्टअप वाली साइड पे। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जर्नी होती है कि किसी को स्टार्टअप पे पुश करना, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने भी आप लोगों को एक वर्ड कहा था, स्टार्टअप के लिए माइंडसेट चाहिए होता है और माइंडसेट माहौल से बनता है, एनवायरनमेंट से। जब आपको मिलता है मार्केट से इस लेवल का एनवायरनमेंट जहाँ पर आप ग्रो कर रहे हो, आपको सपोर्ट कर रहे हो, आपको चीज़ें पता लगेंगी, ट्राई करने के लिए ग्राउंड मिल रहा हो और वो आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड करा। तो सबसे पहले शारिफ भाई के लिए क्लैपिंग जो आपने स्टार्टअप विनर्स टॉप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ज़ाहिर है मेहनत करी है। नाम की कोई सीक्वेंस नहीं है, जो जो नाम मेरे पास है मैं सीक्वेंस से 1 2 3 नहीं होगा, मतलब उन्होंने मुझे टॉप 31 दी है। तो सबसे पहला जो नाम मेरे पास स्क्रीन पर है वो है क्विक स्टेज का। क्विक स्टेज की टीम आ जाए और सर शारिफ से अपना कंपटीशन का सर्टिफिकेट रिसीव करें। थैंक यू सो मच क्विक स्टेज की टीम। इसके बाद पिंक जीनियस टीम आ जाए यहाँ पर। पिंक जीनियस के लिए अभी वो एब्सेंट है, लेकिन उनकी टीम का कोई और मेंबर है यहाँ पर, उनके बिहाफ पे किसी और को रिसीव करवा दें। चलो नेक्स्ट क्लास में दे दें। उनके बिहाफ पे कोई पिक्चर ले लें, आप में से कोई दोस्त है उनका पिंक जीनियस का, तो उनके बिहाफ पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है इजी ग्रोसरी। अब ग्रोसरी हम यहीं से ऑर्डर करा करेंगे। इजी ग्रोसरी की टीम आप लोग आ जाए सर। इजी ग्रोसरी की टीम चलें, नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। कोड फ्यूजन है यही, माशाल्लाह। शक्ल से भी डेवलपर लग रहे हैं। कोड नेक्स्ट हमारे पास है बॉट बाजार। रोबोट डिलीवर करना है क्या? सुभान आ जाए। इसके बाद है हमारे पास पर्सनल स्टाइलिंग। मैं खा कि बोतिक का ब्रांड है। आ जाए। इधर बैठा हुआ है। उसके बाद मेडिसन का एक ब्रांड है रेक्स एगिस। रेक्स एगिस की टीम मौजूद है यहाँ। RX एगिस
नाम उन्होंने बड़ा अच्छा रखा है। इसके बाद स्टाफिक्स हैं। स्टाफिक्स वाले HR लग रहे हैं, ये HR की टीम आ गई है। तो HR की टीम के लिए क्लैपिंग कर लें, आप लोगों को रखना है उन्होंने आगे। इसके बाद हेल्थ फेयर है, हेल्थ केयर का ब्रांड है हेल्थ फेयर। उसके बाद रेस्क्यू नेट है, रेस्क्यू नेट की टीम। ये आपको रेस्क्यू करेंगे, आप किसी भी प्रॉब्लम में कभी फंस जाएं तो आप इनका आपके पास नोटिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद मेडी ब्रिज है, मेडी ब्रिज वाले आ जाए। मेडी ब्रिज भी हेल्थ केयर का प्लेटफॉर्म है। मेडी ब्रिज नहीं है टीम, मेडी ब्रिज की टीम के लिए क्लैपिंग। उसके बाद वन ऑफ द जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वेलनेस के लिए इन्होंने वर्किंग करी है, तो होपफुली वेलनेस के स्पेशलिस्ट आप लोगों के पास सारे होंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू की टीम नहीं है। इसके बाद ज़ाइलोन स्टूडियो, एक्स से आपका नाम है, ज़ाइलोन स्टूडियो नहीं है, ठीक है। ज़ाइलोन स्टूडियो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, सारा प्रोडक्ट वगैरह उन्होंने मेंशन करी। वर्ड वीवर की टीम। विनर्स मुझे लग रहा है सिंधी टेम में गए हैं, उन्होंने टेप पहले मिला लिया। इजी ग्रोसरी वाले आ जाए, वो ग्रोसरी टाइम पर आ जाए। आपका लेट आने का मसला नहीं, ग्रोसरी टाइम पर चाहिए। वी हार्ट की टीम, वी हार्ट्स ब्रांड है बड़ा जबरदस्त, उन्होंने ब्रांड बनाया, सारे उन्होंने बेबी का मटेरियल इनके पास, ठीक है। शॉपल की टीम प्लीज आ जाए। शॉपल की टीम बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है, इन्होंने स्टॉक वगैरह के प्राइस आपको अप टू डेट देंगे। आपकी फ्यूचर में आपकी कंपनी अगर ओपन होगी तो यही लोग होंगे जो आपकी कंपनी के अपडेट मार्केट तक पहुंचाएंगे, तो उनके लिए प्लीज क्लैपिंग। उसके बाद हायर का जहाँ पे नाम आ जाए उनके लिए तो अलग से आप क्लैपिंग कर दिया। हायर एक्स की टीम, ठीक है। एक टीम है यूए आन की, जॉन की टीम आ जाए। जॉन की टीम काम भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में कर रही है, लर्निंग विद एआई। उसके बाद रोजगार बोर्ड वाले मुझे खतरनाक लग रहे हैं। रोजगार बोर्ड के बाद हमारे पास है एजेंट हब वाले, वो कह रहे हैं कि कोई भी आपका बिजनेस हो आप हमारे पास आ जाओ और उसका एजेंट ले जाओ। सारे डेवलपर्स की टीम ये कुछ खतरनाक करने वाली है। इसके बाद जो टीम है रैंक यू की टीम, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रैंक यू की टीम ने रैंकिंग करनी है आपको अपने ब्रांड को, और ये बहुत महंगा काम है मार्केटिंग का। किसी भी कंपनी में मार्केटिंग का डिपार्ट सबसे ज़्यादा पैसा वही इसी पे लग रहा होता है। तो आपको अपना ब्रांड रैंक करना हो तो आप इनको रीच आउट करें। उसके बाद टीम है ऑडियंस की, डिजिटल स्मार्ट रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट वाले भी टाइम पे नहीं है, ग्रोसरी वाले भी टाइम पे नहीं आ रहे। नियोफिक्स की नियोफिक्स की टीम आ रही है, ये लोग भी इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टीम आ जाए एक्स एस नहीं है,
पैट जोरीना की नहीं क्लैपिंग। ये पेट की केयर सिस्टम बना रहे हैं, जितने भी आपके पास पेट होते हैं उसके लिहाज से इन्होंने काफ़ी एक पूरा कंपेनियन सिस्टम बनाया है। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड आपने सेलेक्ट करा है और मुझे ये लग रहा है इसमें आप आगे भी अप्लाई करें, हो सकता है आपका ये स्टार्टअप अच्छा चल जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग आइडिया। उसके बाद विजिल की टीम आ जाए। विजिल यहाँ पर नहीं है, रियल टाइम थ्रेड सिस्टम इनका है। एसईओ मैट्रिक्स, ऑक्टा और न्यूरल एलेक्स आ जाए। न्यूरल एलेक्स इन्होंने भी स्मार्ट एआई सिस्टम असिस्टेंट बनाया है। टेरा एआई वाली टीम है यहाँ पे, टेरा एआई एनालाइजर प्रो। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने अचीवमेंट्स करी, एफर्ट्स करी और आपके टीचर्स ने जो आप में प्रमोशन करके एनर्जी फिल करी है, इसका एक ही मकसद होगा कि आपने सच में इन स्टार्टअप्स को आगे लेके जाना है। देखें, पाकिस्तान में स्टार्टअप का माइंडसेट नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उस माइंडसेट को बिल्ड करना भी एक बड़ा मसला है। हमारा पढ़ने वाला कैंडिडेट ये कहता है कि भाई मैं जॉब कर लूँ, मैं अपनी फैमिली सपोर्ट कर लूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है, मैं क्यों स्टार्टअप पर वर्किंग करूँ, क्यों इतना टाइम लगाऊँ, और उस पर फिर मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे सपोर्ट क्या मिलेगी। और सच बात है, सपोर्ट भी नहीं मिलती बहुत सारी जगहों पर। तो स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आप पे कोई ट्रस्ट करे, आप पे पैसे लगाए, फिर आप उसकी इन्वेस्टमेंट को रिस्क में डालें। जब रिस्क होगा तो फिर आप उसको सोल्यूशन पे जाएं। इवन आप लोग बहुत ज़्यादा हाईली कैपेबल हैं इस वक्त स्टार्टअप के लिए, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉब्लम है। यही आपकी इन्हीं प्रोफाइल पर आप अभी अमेरिका में होते हैं और वहाँ की मार्केट की नॉलेज आप रखते होते हैं, तो शायद आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप पे फंडिंग ले चुके होते हैं, क्योंकि आप कैपेबल है, आपके पास स्किल्स है। वहाँ पर रिस्क लिया जाता है। रिस्क कैसे लिया जाता है? भरोसा करके, ट्रस्ट करके। आप आइडिया लेकर जाते हो, वो आपकी पर्सनैलिटी पे और आपके आइडिया पे पैसे लगाते हो। जब वो आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आपके आइडिया पे देखते हैं, तो फिर आप वर्किंग करके रिजल्ट निकालते हो। ज़ाहिर है, आप यहाँ पर हो, सपोज करो आप में से किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, तो फिर आप उसमें ज़्यादा मेहनत करोगे ना। लेकिन उससे पहले आपने अपना एक हिम्मत दिखानी होती है कि मैं जिम्मेदारी को उठाने के लिए उस लेवल पर हूँ। तो इसी लिए हम प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप बनाते हैं, इसी लिए हम आइडिया शोकेस करते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मैंने आइडिया फाइंड करा। अब इन्वेस्टर का अगर माइंड सेट है कि इन्वेस्टर के पास पैसे हैं, इन्वेस्टर क्या ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इस पैसे को कहाँ पर लगाऊं ताकि ये पैसे मुझे रिटर्न दें। अब उनका माइंड सेट क्या है? वो कह रहे हैं कि अभी इंडस्ट्री जा रही है एआई पे, अगर कोई कंपनी एआई में आती है, वो ज़ाहिर है मास्टर में किसी की हेल्प भी कर रही होगी, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी। आज अगर मैं उसको सर पर हाथ रखता हूँ, आज मैं उस पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो एक तो फ़ायदा होगा कि इंडस्ट्री में इनोवेशन होगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। दूसरा फ़ायदा होगा इन्वेस्टर के अपने भी बहुत सारे बिजनेस होंगे, उसका माइंड ये होगा भाई ये चीज़ मुझे अपनी कंपनी में भी चाहिए होगी, तो मेरा अपना वेंडर होगा। तीसरा उसका माइंड ये होगा जब मैं इनके पास पैसे लगाऊंगा, आज ये सिर्फ एक वैल्यू रखते हैं प्लेटफॉर्म की, इनके पास ऑडियंस नहीं है। जब इनके पास ऑडियंस होगी तो वो ऑडियंस के भी तो कैश है, मेरे जो पैसे लगे हैं वो कितने डबल ट्रिपल हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स माइंडसेट से लोगों को देखता है। तो आप लोगों में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन्वेस्टर आपके पास यहाँ नहीं है, सिर्फ ये छोटी सी प्रॉब्लम है। अब आपके पास इन्वेस्टर नहीं है, तो दरमियान में क्या चीज़ आपकी ब्रेक हो रही है? आपकी वो नॉलेज ब्रेक हो रही है, वो लर्निंग जर्नी ब्रेक हो रही है, जो इन्वेस्टर के आने से आपकी होनी चाहिए। तो एक अच्छी बात है कि आपकी क्लास में ये माहौल है कि आपकी वो जर्नी को आपके टीचर किसी ना किसी तरीके से पुश कर रहे हैं कि आप उस जर्नी से गुजरें, किसी तरीके से उस लर्निंग जो आपकी एक स्टार्टअप लर्निंग होती है उसको अडॉप्ट करें और कंसीडर करें कि मैं किस लेवल पर। स्टार्टअप में फेलियर की भी वैल्यू है। फेलियर की क्यों वैल्यू है? क्योंकि प्रोसेस समझ जाता है। आप अगर पहला प्रोडक्ट बनाते हैं, स्टार्टअप करने जाते हैं, आपको सारी चीज़ें समझनी है, देखनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, 10 गलतियाँ करनी है। लेकिन वहीं जब आप कभी फेल होने के बाद दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, आप ज़्यादा फास्ट चलेंगे। आपको सारे प्लेटफॉर्म पता होंगे, सारी रिक्वायरमेंट्स पता होंगी, पूरी जर्नी का एज इट इज़ पता होगा, क्या गलती नहीं करनी, आप ज़्यादा जल्दी फास्ट होंगे। पहले स्टार्टअप पे जो आप पे इन्वेस्टमेंट लगाएगा वो रिस्क में है, दूसरे स्टार्टअप पे जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाएगा वो इसलिए आप पर ट्रस्ट करेगा क्योंकि आप एक फेल कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच शारिफ भाई, आपने ये अपनी क्लास में ये मोटिवेशन क्रिएट करी, थैंक यू। चलिए भाई, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जो विनर्स सिलेक्ट हुए हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने फॉर्म तो फिल आउट किया था बट दे डज नॉट हैव पेज इन द क्लास, सो इट वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग द विनर्स
बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टेज पर आकर पिच किया था बट दे डज नॉट हैव फिल आउट द फॉर्म, तो ऐसी भी मुझे मल्टीपल एंट्रीज देखने को मिली। खैर आप सबको सर अमीन ने बहुत ही सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दिया है कि वाई यू नीड टू बी अ स्टार्टअप फाउंडर। बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर हम वैसे ही काफ़ी अरसे से डिस्कशन कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिनका नाम अनाउंस हुआ है बट वो नहीं आए, अगर उनके दोस्त यार हैं यहाँ पर बैठे हुए तो उन्हें इन्फॉर्म कर दें ताकि वो नेक्स्ट क्लास में आकर ये अपना सर्टिफिकेट वसूल कर लें और साथ ही साथ क्लॉड कोड प्रो की सब्सक्रिप्शन भी। अच्छा, ये जो विनर्स अनाउंस हुए हैं इन सब के साथ क्लॉड कोड प्रो की सब्सक्रिप्शन को मैं शेयर करूँगा। अच्छा, तरीक़ेकार ये होगा कि आई विल शेयर प्राइस मनी विथ यू इक्विवेलेंट ऑफ $20। फिर आप सबके पास यकीनन नया पे या सादा पे का कार्ड तो हो गई, नया पे या सादा पे का कार्ड मोस्ट ऑफ यू आप सबके पास है, तो आपने जो है वो सिंपल एज दैट उसका इस्तेमाल करते हुए क्लॉड कोड की एक सब्सक्रिप्शन ले लेनी है। अच्छा, हर एक टीम का एक ही विनर है, मतलब इफ़ अ स्टार्टअप हैव बीन सिलेक्टेड एज एन विनर तो उसको एक ही क्लॉड कोड प्रो की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। पाकिस्तानी है, यू नो इट वेरी वेल कि आपके पास एक ईमेल है, सिंपली शेयर इट विथ योर टीम सो डैट दे कैन यूज़ इट एज वेल। अच्छा जी, तो आप सबको जो विनर्स हैं इन सबको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद जो है वो फिर मज़ीद जो डिस्कशंस होंगे वो हम इंशाल्लाह वहाँ पर कर रहे होंगे। अच्छा, सर अमीन हैकाथॉन के हवाले से आकर कुछ डिस्कशन कर लें, जो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे थे लास्ट क्लास में। आई वुड लाइक कि आप जो है वो तमाम तर स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दें कि बेसिकली व्हाट डज दे हैव टू डू, और आगे जो है वो हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, आप सब ने गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि बेसिकली सर कहना क्या चाह रहे हैं। यूट्यूब पे खोलें। अच्छा, आप में से कौन कौन है जिसने हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, ज़रा जस्ट रेज योर हैंड्स सो दैट। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और किस किस ने फेज़ 1 मुकम्मल कर लिया है वो ज़रा हैंड रेज करें। किस किस ने फेज़ 2 मुकम्मल कर लिया है वो ज़रा हैंड रेज करें। सही है, फेज़ 1 ही चल रहा है, ठीक है। यानी आपने डोकोसोरस का इस्तेमाल करते हुए बुक तो लिख ली है, ऐसे ही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। और रैक चैटबॉट किस किस ने बना लिया है वो ज़रा हैंड रेज करें। चंद एक ने ही बनाया, यकीनन आप लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्ट होंगे। खैर, इसके ऊपर ही अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप मुझे ना मिस कॉल देते हैं। जीरो 3 0 3
155 कोड क्राफ्टिंग के नाम कोड क्राफ्टिंग POD क्या नाम बताया आपने? तो मुझे भी अपने हैकाथॉन की सबमिशन करानी थी, तो वो हो गई, अब मैं सुबह में आ गया। फेज़ 1, क्योंकि फेज़ 1 की एक डेडलाइन है ना, डेडलाइन के साथ चले, 5 एक साथ बना दिए मैंने, फिर सर ने और प्रोजेक्ट दे दी, फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी हैकाथॉन से रिलेटेड बात चल रही है। हैकाथॉन फेज़ 1 और फेज़ 2 की बात चल रही थी। हमने अपने कोऑर्डिनेटर्स को आगे के एडवांस हैकाथॉन भी असाइन करे हुए, तो वो उससे रेलेवेंट मेंशन करी थी एक बात अभी। तो बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अभी एक ही हैकाथॉन है, और वो है आपका हैकाथॉन 1। ये वाला हैकाथॉन 1 में आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट आपकी बुक राइटिंग का, दोबारा हैंडरसन के, पता है कितने लोगों ने बुक राइटिंग कर ली है? लिंक शेयर कर दी। जबरदस्त। आज लास्ट डेट है, होपफुली आप सब लोग करवा कर आए सब में, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पर। रैक वाला प्रोजेक्ट कितने लोगों ने बना लिया? कौन लिमिटेड है? रैक के ऊपर चलें, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। रैक का आप मुझे ये बताएं, कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो इंट्रोडक्शन जानते हैं रैक का, कि दिस इज रैक? कितने लोग हैं? लिमिटेड है। कितने ऐसे लोग हैं कह रहे हैं इंट्रोडक्शन भी हमें नहीं पता रैक का? नहीं पता इंट्रोडक्शन रैक का। ओपन यूनिवर्सिटी के में आपने रैक पढ़ने का मौका मिला आप लोगों को? खुद से एक्सप्लोर करा? ऐसे सरप्राइज नहीं दो अपने टीचर्स को। हर चीज़ अगर आप वो आपको फ्लाइट में रख के दें, फिर आप खुद क्या करेंगे? चले हम लोग कुछ छोटी सी कॉमन डेटा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। डेटा बड़ा सिंपल है। हमने कहा एआई स्किल्स के लोग चाहिए हमें, जिनकी एआई की स्किल्स अच्छी हो। तो पहले तो लोगों को रख लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हैं। तो एक काम करते हैं, 1 से लेकर 10 तक मार्किंग रखते हैं, ठीक है। फिर हमें कम्युनिकेशन के लोग भी मार्क करने हैं, तो हमने कहा कम्युनिकेशन जिनकी अच्छी है उनको भी 1 से 10 तक मार्किंग करते हैं। अब हमारे पास एक स्टूडेंट है हुज़ैफ़ा का। हमने कहा यार ये एआई में 1 से 10 के दरमियान 8 नंबर है इनका, और कम्युनिकेशन में इनका 9 नंबर है। हम इसको इस तरह लिस्ट में रख देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक हमाद भी है। हमाद जो है एआई में 7 है और कम्युनिकेशन में 8 है। इसी तरीके से हमारे पास एक जावेद भी है। जावेद काफ़ी विज्ञान है, एआई में 1 है, कम्युनिकेशन में 2 है। तो हमारे पास डेटा है। ये जो डेटा मैंने किसी फॉर्म में कन्वर्ट करा है, मुझे ये बताएं हमाद का एआई में क्या लेवल है? हमाद का एआई में क्या लेवल है? 7। जावेद का कम्युनिकेशन में क्या लेवल है? आप ये वाला डेटा पढ़कर आपको कैसे पता? इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग करी हुई पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे, ऐसा ही पढ़ना ना। फर्स्ट पर ये है, फर्स्ट वाला एआई है, सेकंड वाला कम्युनिकेशन है। इसी को हम बोलते हैं एम्बेडिंग्स। ये एम्बेडिंग्स है। ये जो मैंने डेटा नंबर्स में रखा है, इसको हम एम्बेडिंग्स बोलते हैं। अब आपको कैसे पता हमारा जो है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है? आपने एम्बेडिंग उसकी पढ़ी 8 और आपको पता है 8 के पीछे जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, और वो 10 तक है। अगर 1 से 100 तक होती तो फिर 8 स्किल्स कम होती। 1 से 10 तक होती तो 8 जो है स्किल्स वो 80% पा रही है। अगर होता ही 1 से 8 का साइकिल, तो 8 वाला तो 100% वाला होता। समझ रहे? इसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। वेक्टर्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आई जॉब की। रिक्वायरमेंट में उन्होंने कहा भाई हमें एआई के अंदर बंदा चाहिए 9 और
कम्युनिकेशन में भी 9 चाहिए। अब हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, एआई में बंदा 9 चाहिए, 1 से 10 के दरमियान मतलब अच्छा वाला बंदा चाहिए, और कम्युनिकेशन में भी अच्छा वाला चाहिए। आगे रिक्वायरमेंट हम इसको क्या करेंगे, एम्बेडिंग में कन्वर्ट। कैसे करें एम्बेडिंग में कन्वर्ट, यहाँ 9 लिखें, कॉमा 9 लिखें। अब ये डेटा हमें कहाँ फाइंड करना है, अपने डेटा में, अपने लोगों में, कि हमारे लोगों में कौन है जो इस डेटे से मैच कर रहा है। कौन मैच कर रहा है, हुज़ैफा एंड हम्माद। इसको हम बोलते हैं सिमिलरिटीज। क्या बोलेंगे, आपने एग्जैक्ट 9,9 ढूंढा है, आपने नियर बाय फाइंड करा, सिमिलरिटीज फाइंड करी हम। आपने कहा कौन, क्योंकि आप भाई कम्युनिकेशन का बंदा अच्छा चाहिए, एआई का बंदा अच्छा चाहिए। आपने कहा 7-8 वाला भी अच्छा है, 8-9 वाला भी अच्छा है, 1 और 2 वाला अच्छा नहीं है, तो आपने सिमिलरिटीज निकाली है। समझ रहे हैं? इसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग्स और वेक्टर सर्चिंग। ये है आपका रेक जो आपने बनाना। तो बुक में जो आपने रेक बनाना है ना, वो क्या रहा है, बुक का कंटेंट नंबर्स में जा रहा है। जब भी कोई आगे सर्च करता है, उसका सर्चिंग का टेक्स्ट भी नंबर में चले जाता है, नंबर से सिमिलरिटीज सर्च करता है, उसके करीब तर कौन है वो उसको निकाल के लाके आपको देते हैं। तो अगर आपको बुक में कोई सर्चिंग करनी हो, टेक्स्ट में सर्चिंग मुश्किल है, 1200 पेजेस की बुक है, कितना मुश्किल है, सारा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर नंबर्स में सर्चिंग करनी हो, कितना आसान है। अगर मैं बोलूँ भाई 9,9 ढूंढ के लाओ, आपने फ़ौरन ये 2 निकाल के दे दिए, आसान है ना। यही मैं टेक्स्ट में कोई वर्ड यूज़ कर लेता, मुश्किल होता। हमने टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करा, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा, एम्बेडिंग फाइंड कर दिया। इसी तरीके से हमें बुक का अपना सारा कंटेंट एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे हम बुक का कंटेंट एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा, जैसे कोई यूज़र आके अपना टेक्स्ट देता है, उस टेक्स्ट को भी एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, एम्बेडिंग को फाइंड करेगा सिमिलरिटीज़ के साथ, और वो जो हमने सर्च करा है उससे रेलेवेंट सारा डेटा निकाल के लाके उसको दे देगा। इसको हम बोलते हैं वेक्टर सर्चिंग। ये है वेक्टर जिस पर हम बात हो रही है। ये जो मैंने आपको डेटा दिया यही है, इसमें इसके पीछे और कोई जादू नहीं छुपा, इतना ही है। अगर आपको लग रहा हो कि भाई कोई जादू छुपा हुआ है, आपको लग रहा हो कोई जादू छुपा हुआ है, तो ये इतना ही है। ठीक है, सिर्फ इतना ही, इतनी ही नॉलेज है आपके, रेग इसी को बोलते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये मैकेनिज्म मैंने सेट करा था ना, एआई 1 से 10 हो, कम्युनिकेशन 1 से 10 हो। अब हमारा बुक में इतना सारा कंटेंट है, अब उनके लिए भी तो हमें सेट करना पड़ेगा ना कोई मैकेनिज्म। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स भी आते हैं। जैसे कि ओपन एआई का मॉडल है टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज, ये मॉडल है ना। इसी तरीके से बहुत सारे मॉडल हैं, हैकिंग फेस का कुछ मॉडल्स हैं, लोग वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग जब टोकासोरस की हम डॉक्यूमेंटेशन पे आए तो हमें यहाँ पर भी कुछ मॉडल मिल गए जो यूज़ हो रहे थे। ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्म ऑल में ये हैकिंग फेस का है। कोई भी हम मॉडल यूज़ कर सकते हैं, बस ये है कि मॉडल सेम रखना है, फिर ये नहीं कि चेंज करते हैं उसको, एक ही रखना है। क्योंकि वो एम्बेडिंग बन जाएंगी एक बार, वो नंबर्स उसके हिसाब से होंगे, दूसरा मॉडल लाएंगे उसके नंबर्स अलग होंगे। वो किसी वर्ड को अलग नंबर दे रहा होगा, दूसरा मॉडल किसी वर्ड को अलग, तो एक ही यूज़ करें। मुझे बताएं कितने लोगों को एम्बेडिंग वाली बात समझ में आ गई है जो अभी हमने समझाई। तो ये वेक्टर था, थोड़ी सी आप लोगों ने एफर्ट्स करनी थी, यही जाकर इंटरनेट पर सर्चिंग करनी थी, थोड़ी सी एफर्ट्स। यही आपको हैकाथॉन में प्रोजेक्ट 2 मिला हुआ है, हैकाथॉन 1 का प्रोजेक्ट 2। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। हमारे पास अभी बुक है, बुक कहाँ पर है, फ्रंट एंड पर है। हमें क्या करना है, फ्रंट एंड पे बुक तो ऑलरेडी है, बुक के पास कंटेंट है, इसका सारा कंटेंट कहाँ लेके जाना है, एम्बेडिंग में लेके जाना है। एम्बेडिंग के लिए हमारे पास एक डेटाबेस है, कौन सा है वो, क्वाड्रेंट का हमारे पास डेटाबेस है, ये रहा क्वाड्रेंट का डेटाबेस है। ये क्या कर रहा है, वेक्टर सर्चिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो वेक्टर स्टोर हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, वेक्टर में डेटाबेस दे रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सारे टेक्स्ट को पहले एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस एम्बेडिंग को इस डेटाबेस में रखवाना पड़ेगा। ये हमारा काम है। अब हमने क्या करना है, हमने बुक का कंटेंट उठाया और ये सारा काम करा दिया। ये काम 1 टाइम है या हमें इसको मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, 1 टाइम ही है। दोबारा बुक में कुछ अपडेट आई तो अपडेट कर देंगे, आज तो सुने 1 टाइम है। अब 1 टाइम वाले काम में मैं क्या करूँ, पहले इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट कराऊँ सारा, फिर मैं उठा के इसको क्वाड्रेंट में रखूँ।
अगर ये काम रिपीटेड होता तो मैं इसकी पूरी डेवलपमेंट करता, मतलब इसको किसी पैटर्न पे लाता। सॉफ्टवेयर हमें कब चाहिए होता है? जब कोई चीज़ रिपीट होती रहे। ऐसा ही है ना, जब रिपीट ना हो, एक ही बार होना, फिर तो सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए ना। अब एक ही बार आपने इसको रखना है, तो आपने कहा ये तो मैं कोई तरीका बनाकर इसको एक बार रखवा देता हूँ, उस पर मुझे कोई डेवलपमेंट या कोई पैटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, कोई ऐप नहीं बनानी। हाँ, अगर मल्टीपल टाइम होता तो मैं ऐप बनाता, अभी तो एक ही बार हो रहा है तो ऐप नहीं बनानी। तो अभी हमारे पास क्या तरीका है, हमने एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है और क्वाड्रेंट पे रखना है। क्वाड्रेंट ने ऑलरेडी ना एक एमसीबी सर्वर अपना प्रोवाइड करा हुआ है। हम गए, हमने जाके गूगल पे लिखा क्वाड्रेंट एमसीबी सर्वर, तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेंट का एमसीबी सर्वर, और ये उसकी डिटेल्स वगैरह सारी लिखी हुई। अजान के बाद रिज्यूम करते हैं। ठीक है, क्लास रिज्यूम करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? बुक का हमारा जो कंटेंट है वो हमारे पास फ्रंट एंड पर मौजूद है, तो उस बुक का कंटेंट हमें क्वाड्रेंट पे लेके जाना है। अब हमें कोई तरीका आसान ढूंढना है। हमने कहा हमारा एक पार्टनर है जिसको हमने बगैर पैसों के हायर करा हुआ है, अनपेड इंटर्नशिप पे, उससे काम करवाते हैं, वो करके देगा। अब उसको काम करवाने का अच्छा तरीका क्या है? उसको एमसीबी सर्वर दे दो। हमने जाकर सर्चिंग करी, हमें मिला क्वाड्रेंट का एमसीबी सर्वर। क्वाड्रेंट का एमसीबी सर्वर अगर हमने अपनी जेमिनी या क्लाउड के साथ कनेक्ट करा और हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर है, हमने उसको बोला कि जो प्रोजेक्ट की मार्कडाउन फाइल में टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये वाला एम्बेडिंग मॉडल, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमने एम्बेडिंग मॉडल बता दिया कोई भी जो हमें सूटेबल लगा, और उसने वो एम्बेडिंग मॉडल को यूज़ करके क्या करा, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके सारा डेटा कहाँ पोस्ट कर दिया, क्वाड्रेंट के ऊपर रख दिया। एक काम तो हो गया ना हमारे प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट के दो पार्ट होने चाहिए सुनो। एक है कि बुक को उठाकर वेक्टर्स बनाकर क्वाड्रेंट पे रखना, दूसरा है कि हम एक प्रॉपर एक सर्वर लिखें, एक एप्लीकेशन लिखें जो उस डेटा में से सर्च कर करके लाए। तो सर्चिंग अलग है और पूरी बुक को वहाँ रखवाना अलग है, दो काम है मतलब। ऐसा ही है ना, बुक को रखवाना वन टाइम है, सर्चिंग तो हर वक्त चलेगी। जो चीज़ हर वक्त चलेगी उसके लिए सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा, जो वन टाइम है वो हम क्लाउड से ही करवा लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, एमसीबी सर्वर कनेक्ट करके काम करवा लिया। एक काम तो हो गया हमारा, और ये काम अगर अभी आप करने बैठे 30 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा करनी होगी, बट जो क्लाउड टाइम लेगा वही है। बाकी आपने उसको स्पेक्स देने, एमसीबी सर्वर कनेक्ट करना है, उसको बोल लेंगे बुक है, और उसको आप एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके अपलोड करो, शायद वो बहुत स्पीड में कर देगा, वेक्टर डेटाबेस पे एम्बेडिंग चली जाएगी। ठीक है, एक काम तो हो गया। इसमें कोई सवाल है पहले वाले में? ये सिंपल हो जाएगा, बुक जिसके पास है वो वेक्टर डेटाबेस इजीली बना लेगा। दूसरी बात है, ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपको दूसरा कोई तरीका सूटेबल लगता है वो यूज़ कर लें। तो हमने कहा हमारे पास एक अनपेड इंटर्नशिप पे है, तो उससे काम ले लेते हैं, हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे जब तक। हम आगे आते हैं, अब हम आते हैं अपनी बुक पे। अब क्या है, हमारे पास क्वाड्रेंट का डेटाबेस है जिस पे पहले से हमारी बुक एम्बेडिंग फॉर्म में मौजूद है। अब हम ये चाहते हैं हमारा जो बुक का फ्रंट एंड है, मतलब जो हमारी बुक है, उसके ऊपर एक चैट हो, उस चैट पर आके यूज़र सवाल करे, उसका जो सवाल है वो जाके मेरे वेक्टर से सर्च हो और उसके बाद जवाब आ जाए। ये अब हमारी रिक्वायरमेंट हो गई है। तो फ्रंट एंड पर तो हमारी बुक है, बुक के कंटेंट है, कंटेंट में हमने कहा भाई चैट होगी, चैट विंडो होगी, सही है ना। चैट का कोई वो दे देते हैं, चैटबॉट कर देते हैं। चैटबॉट आ रहा होता है ना छोटा सा साइड में, उस चैटबॉट पे यूज़र क्या लिखेगा, टेक्स्ट क्या होगा, कोई भी हो सकता है। हमने यूज़र ने हाई लिख दिया, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, यूज़र मैसेज लिख देते हैं या यूज़र टेक्स्ट लिख देता है। यूज़र ने टेक्स्ट लिखा, अब वो टेक्स्ट मुझे कहाँ लेके जाना है, क्वाड्रेंट पे लेके जाना है, सर्च करना है, जवाब ला के वापस यहाँ देना है। अब हमारे पास इस काम के लिए क्या होता है, फंक्शन होता है। तो हमने एक पाइथन में फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम हमने रख दिया भाई रैक का फंक्शन ही है। ठीक है, फंक्शन हो गया। फंक्शन में पैरामीटर में क्या आएगा, यूज़र का टेक्स्ट आ जाएगा। फिर हमने क्या करा, ये काम हम करवा रहे हैं, जाहिर है हम स्पेक लिख के स्पेक ड्रिवन अप्रोच से करवाएंगे, लेकिन हमें पता तो हो ना करना क्या है, बैकग्राउंड पर हो क्या रहा हो। हमें पता है एक फंक्शन लिखा जाएगा, उस फंक्शन के अंदर एक इंपोर्ट होगा मॉडल। क्या मॉडल इंपोर्ट होगा फंक्शन के, मतलब फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। कौन सा मॉडल इंपोर्ट होगा,
जो भी आप एम्बेडिंग का मॉडल यूज़ कर रहे हैं आप उसको सॉल्व करके इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे ओपन एजेंसी के करते थे तो ओपन एआई का यूज़ कर लें, टेक्स्ट एम्बेडिंग लास्ट के नाम से कोई और सा कर लें, हैगिंग फेस का कर लें, आप अपने हिसाब से देख लें कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। बस ये है जो भी यूज़ करें फिर उसी को यूज़ करें हर बार। तो मैंने सपोज करना एम्बेडिंग का मॉडल यूज़ कर लिया, एम्बेडिंग का मॉडल को मैंने क्या करा, इस टेक्स्ट को प्रोवाइड करा, ये वाला टेक्स्ट सही है, ये टेक्स्ट उसको दिया मैंने एम्बेडिंग के मॉडल को, उसने मुझे रिटर्न में क्या दे दिया, एम्बेडिंग जनरेट कर दी, तो मेरे पास एम्बेडिंग आ गई। तो एम्बेडिंग को मैंने किसको क्यूरी करनी है, क्वाड्रेंट को, तो मैंने कहा भाई क्वाड्रेंट को क्यूरी लगाओ, ये तो एम्बेडिंग जनरेट हुई है ऊपर सही। एम्बेडिंग के मॉडल के अंदर जो मैंने टेक्स्ट दिया है तो ये एम्बेडिंग सपोज कर लें वेरिएबल है कोई, मैं भी जस्ट कोडिंग नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ आपको सही है। एम्बेडिंग जनरेट हुई, इस एम्बेडिंग को हमने क्वाड्रेंट को दे दिया, क्वाड्रेंट ने क्या करा, सर्च करा अपने पास, रिटर्न ला के जो भी सर्च करा उसका रिटर्न मुझे दे दिया, तो मेरे पास एक रिटर्न आ गया। ठीक है, ये रिटर्न मैंने फंक्शन को रिटर्न कर रहा। तो ये फंक्शन इस वक्त क्या कर रहा है, इस फंक्शन का क्या काम है, ये टेक्स्ट लेगा यूजर का इनपुट, एम्बेडिंग मॉडल को यूज करते हुए टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा, क्वाड्रेंट के पास वो एम्बेडिंग लेके जाएगा, क्वाड्रेंट क्या करेगा, उस एम्बेडिंग को लेके जवाब देगा, सिमिलरिटी सर्च करेगा जो अभी हमने करी थी सही है। क्वाड्रेंट सिमिलरिटी सर्च करके सिमिलरिटी सारा सिमिलर डेटा दे देगा, जैसे ही वो देगा और रिटर्न में आउटपुट कर देगा। तो ये जो आउटपुट है वो किसके पास जाएगा, फंक्शन का आउटपुट किसके पास जाता है, रिटर्न, जो फंक्शन को कॉल करता है उसके बाद उसका रिटर्न जाता है। तो जिसने कॉल करा उसने टेक्स्ट दिया हुआ, उसके बाद रिटर्न आ जाएगा, तो यूजर के पास यहाँ पर जवाब आ जाएगा। इतना क्लियर है, एम्बेडिंग का मॉडल है और क्वाड्रेंट कॉल हो रहा है, दो काम हो रहे हैं यहाँ पर। अब एम्बेडिंग का मॉडल जाहिर है वही यूज़ करना पड़ेगा जो आपने बुक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हुए यूज़ करा। गलत एम्बेडिंग यूज़ करा वो अलग नंबर बनाएगा, वो अलग बनाएगा, सर्चिंग अच्छी नहीं होगी। सेम मॉडल यूज़ करना, बुक को फर्स्ट टाइम एम्बेड करा था आपने, जो मॉडल वहाँ यूज़ करा था वही आपने अपने कोड में करना। अब ये आपका सॉफ्टवेयर है जो हर वक्त चल रहा है। अब आप कहेंगे मैंने तो क्लाउड से क्वाड्रेंट कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे दोबारा करने की क्या जरूरत है। ये वाला सवाल किस किस का है, क्लाउड के साथ क्वाड्रेंट कनेक्ट तो करा एमसीपी, तो यहाँ पे दोबारा क्वाड्रेंट क्यों लगा रहे हैं हम, किसका ये सवाल है। कर लो ईमानदारी से, कोई मसला नहीं है जी, सवाल करें। हाँ क्या सवाल रिपीट करें कोई, ठीक है। इसका जवाब सिंपल है, सपोज करें ये आपकी चेयर जो है जिस पर आप बैठे हुए इस पर ना कार्ड से एक्टिव होती हुई है, इस चेयर के साथ बोर्ड भी लगा हुआ है, कार्ड से एक्टिव होती है, बोर्ड भी ऑन हो जाता होगा, आप लैपटॉप चार्ज करते होंगे। तो आपका स्टूडेंट कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड आपके नाम पे अलॉट है, आप आए, आपने चेयर देखी, आप चेयर पे कार्ड लगाया, आप बैठ गए और आपने अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दिया, ठीक है। अब आपका काम वाम हो गया, क्लास खत्म हो गया, आप उठ के जा रहे हैं, लेकिन आप अपना लैपटॉप छोड़ के चले गए, अपना उसको कुछ काम हो रहा है वो चलता रहेगा, मैं जा रहा हूँ। आप गए, आपकी सीट डीएक्टिव हो गई, आप तो चले गए, तो मुझे पता है इसका जो लैपटॉप चार्ज है वो होता रहेगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा, आप बैठे हुए तो आप अपने बोर्ड पे इस लैपटॉप को चार्ज करवा लो। लैपटॉप के पास अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी आपके पास। यही हमारे क्लाउड में, क्लाउड तो मेरा एजेंट है, तो वो एजेंट क्वाड्रेंट से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में बना रहे हो तो मैं कहीं चलाऊंगा, हज़ारों यूज़र आके इसको यूज़ करेंगे, वो हज़ारों यूज़र के पास मेरे क्लाउड का एक्सेस थोड़ी है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब लैपटॉप के नाम से अलग कार्ड होना चाहिए। जब आप यहाँ पे सीट पे चेयर पे लैपटॉप रखें तो लैपटॉप का कार्ड चार्ज करें, ताकि जब तक लैपटॉप रखा हुआ है लैपटॉप जो है वो चार्ज होता रहे, क्योंकि लैपटॉप के पास अथॉरिटी ये है कि वो चार्ज होता रहे। अगर आपके पास होती है आप लौट के चले जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद, सही है। इसीलिए हमें अपनी एप्लीकेशन के पास एक्सेस देना है क्वाड्रेंट का। क्लाउड के पास वो तो क्लाउड तो हमारा पार्टनर है ना, हमारा एम्प्लॉय, हमारा वर्किंग कर रहा है हमारे साथ काइंड ऑफ, यही है। लेकिन हमें तो सॉफ्टवेयर के अंदर कैपेबिलिटीज लानी है, तो हमें उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो रेक हमारा बन गया, ये वाला काम। इस काम में अभी बहुत सारी चीज़ें काम है। पहले मुझे ये बताएं, ये जो फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है, ये अलग अलग होगा एक साथ होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। बैक एंड का फंक्शन का एग्जीक्यूट हो रहा होगा जहाँ पे बैक एंड डिप्लॉय, कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे नॉर्मली हम, डिप्लॉय का मुराद है जहाँ की रैम सीपीयू बिजली यूज़ कर रहा है, एनर्जी यूज़ कर रहा है, सही है। तो जहाँ पर जिस प्रोवाइडर के बाद आपने डिप्लॉय करा है उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा। फंक्शन एग्जीक्यूट करते हुए बफर मेमोरी लेता है, बफर के अंदर अपना सारा काम करता है, सीपीयू यूज़ करता है, वापस डेटा लेके आ जाता है।
यही कर रहा होगा। जैसे आप नॉर्मली कुछ सोचते हैं तो आप अपने दिमाग के अंदर कोई ना कोई मेमोरी कंज्यूम करते होंगे ना, तो वही काम वो हार्डवेयर पे कर रहा होगा, एनर्जी ले रहा होगा, यही काम हो रहा होगा। अब मुझे ये बताइए, जो फ्रंट एंड है बुक का, सपोज मैं एक फ्रंट एंड ओपन कर भी लेता हूँ कोई भी, यहाँ पर ये एक बुक है हमारी, ये रही, कौन सा ओपन करें, अपनी ये वाली बुक का कर लेता हूँ। जो फ्रंट एंड आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय करा है, जो सपोज कर ले वर्सेल पे करा है, सही है। ये इस वक्त मेरे पास ओपन है, आप ओपन करेंगे आपके पास भी हो जाएगा, जो भी ओपन करेगा उसके पास ओपन हो जाएगा, सही है ना। ये फ्रंट एंड इस वक्त कहाँ पर चल रहा है? क्या ये व्हाट्सएप पे चल रहा है या मेरे लैपटॉप पे चल रहा है? कौन बताएगा? कितने लोग कह रहे हैं ये व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है? कोई डरने की जरूरत नहीं है, फोन से हैंडल्स करो। कितने लोग कह रहे हैं नहीं भाई ये मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, मतलब मेरी मशीन पे चल रहा है, मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है? दोबारा से बताएं, मुझे हैंडल सही नहीं मिले। कितने लोग कह रहे हैं ये व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है भाई, क्योंकि व्हाट्सएप पे डिप्लॉय है। तो ये जो अभी चल रहा है, जो नजर आ रहा है, ये व्हाट्सएप पे चल रहा है। कितने लोग कह रहे हैं नहीं ये इस वक्त मेरी मशीन और मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, ये व्हाट्सएप नहीं है? कंफ्यूजन क्यों है इतनी सारी? चले व्हाट्सएप की जगह गिटहब रख लेते हैं, क्लाउड कॉन्सेप्ट क्लाउड का। अब मुझे बताया कितने लोग कह रहे हैं क्लाउड मतलब गिटहब या व्हाट्सएप जो भी है उस पर चल रहा है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं ये लोकल लैपटॉप के ऊपर लोड हुआ है। अगर ये सेम वेबसाइट आप ओपन करें, मैं ओपन करूं, वो ओपन करें, कोई भी ओपन करें, तो ये आपके लैपटॉप पे चल रहा है या क्लाउड पे चल रहा है? यही तो मसला है सारा नॉलेज का। मुझे बताया व्हाट्सएप आपके मोबाइल में है, कहाँ से डाउनलोड हुआ? व्हाट्सएप प्ले स्टोर पे चल रहा है, आपके मोबाइल में चल रहा है? प्ले स्टोर पे क्या कर रहा था फिर? वहां से डाउनलोड कर रहा है, मोबाइल से डिलीट हो जाएगा, प्ले स्टोर से लाएंगे। प्ले स्टोर के नहीं सोर्स है जहाँ से ये क्लोन हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। तो ये वेबसाइट आप ओपन करते हैं, ये अपने माइंड में बिठा लें डेटा। ये वेबसाइट अगर गिटहब पेजेस या वर्सल कहीं पर भी है, ये वहाँ पर रखी हुई है। जब मैंने ब्राउजर पे खोल ली है मेरे पास आ गई। अब ये एनर्जी ले या कोई रैम यूज़ करे या सीपीयू यूज़ करे, ये मेरे लैपटॉप का यूज़ करेगी। आप यूज़ करेंगे, आपका लैपटॉप यूज़ होगा, समझ रहे हैं? तो वेबसाइट उठ के वो वर्सल से आई है, क्योंकि मैं इसको बंद कर दूंगा, जब मैं इसको बंद कर दूंगा दोबारा ओपन करूंगा, फिर उसको वर्सल से आना पड़ेगा, ऐसा ही है। लेकिन आकर वो चल का रही है मेरे सिस्टम पे, उसका पूरा कंटेंट लोड हुआ है। ये जो HTML आपको नजर आ रही है मेरे पास डाउनलोड हुई है, ये मेरे ब्राउजर में कंज्यूम हो रही है। सपोज कर रहे हैं अगर कॉन्सेप्ट क्या है वर्सल का और मेरा फर्क क्या है? जो चीज़ वर्सल की रैम और सीपीयू यूज़ करे वो वर्सल के पास चली, जिस चीज़ ने मेरी रैम सीपीयू यूज़ करी वो मेरे पास चली। तो जब मैंने URL पे इंटर करा तो वर्सल से सारा डेटा लोड होके मेरे पास आ गया, अब वो मेरे पास चल रहा है। अब क्योंकि वेबसाइट हम डायनेमिक्स होती हैं, तो वेबसाइट का डेटा दोबारा से कॉल होता है, तो दोबारा वो वर्सल के पास जाता है, दोबारा वो बैकएंड के पास जाता है, लौट के आना होता है। इसी नहीं आपको ऐसा लगता है कि वो डायनेमिक है, लेकिन एक्चुअली में एक बार मैंने उसको ओपन कर लिया था, वो वर्सल से उठ के मेरे पास आ गया। वो बात अलग है, वर्सल ने मुझे आधा डेटा दिया तो दूसरी पेज खोलूंगा तो दोबारा उठ कर आए, वो बात अलग है, सही है। लेकिन ये मेरे लैपटॉप पर है। अब इस वेबसाइट में जो भी चीज़ होगी वो मेरे लैपटॉप में रहते हुए होगी, सही है, समझ में आ गया? अब हम वापस आते हैं। ये जो रेक का फंक्शन है पाइथन में लिखा हुआ है, इसको हम कहीं भी बैकएंड पर डिप्लॉय करेंगे क्लाउड पर। अगर इस फंक्शन को किसी को कॉल करना हो तो वो कैसे करेगा? ऐसे रखेगा, कॉल करेगा और इसमें टेक्स्ट दे देगा, ऐसा ही होगा ना? फंक्शन ऐसी कॉल होता है, एग्री कर रहे हैं? अब मुझे ये बताया अगर सेम फाइल में हूँ तो फंक्शन ऐसे कॉल होगा। अगर मैं दूसरी फाइल में हूँ, दूसरी फाइल का फंक्शन कॉल करना हो तो आप बोलेंगे मॉड्यूल इंपोर्ट होगा, यही होगा। कितने लोगों को ये दोनों बातें बिल्कुल पता है पाइथन के अंदर? आपको पता है कि ऐसे फंक्शन कॉल होता है, सही है। अब आगे आते हैं, एक स्टेप आगे। मेरा पाइथन का फंक्शन मेरी फाइल में कॉल हुआ तो इस तरीके से हुआ, मॉड्यूल में कॉल हुआ तो पहले इंपोर्ट हुआ फिर कॉल हुआ। अगर कोई दूसरा कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आप अपने लैपटॉप से मेरे लैपटॉप के अंदर लिखा हुआ पाइथन का फंक्शन कॉल करना चाह रहे हो, कैसे होगा? ये रेक का फंक्शन मेरे पास मेरे सिस्टम में चल रहा है और आप अपने सिस्टम से इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं, वो कैसे होगा? सेम फाइल का तो करना आता है हमें, ये रहा
डिफरेंट फाइल का सेम मशीन हो, इंपोर्ट करके कर लेंगे। अब मैं ये बता रहा हूँ मेरे लैपटॉप में फंक्शन लिखा हुआ, मतलब मेरे लैपटॉप में चल रहा है, आपने उस फंक्शन को कॉल करना है, कॉल करके रिटर्न लेना है, लेकिन आप दूसरी मशीन पर हैं। अब आप दूसरी मशीन से, मतलब अपने लैपटॉप से मेरे लैपटॉप का फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, मतलब अपनी दूसरी मशीन से किसी तीसरी मशीन के ऊपर रखा हुआ फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, कैसे कॉल होगा? इसको हम बोलते हैं एपीआई। एपीआई का यही काम है। एपीआई का काम क्या है कि एपीआई मेरे फंक्शन को एक्सपोज कर देगी नेटवर्क के ऊपर। क्या करेगी? एक्सपोज। वर्ड पता है सारे लोग? एक्सपोज कर देगी। तो उस जिस कहाँ एक्सपोज करेगी? किसी लिंक के ऊपर। लिंक क्या होगा? सपोज करें http और domain.com, जो भी मतलब xyz.com होगा, और उसमें स्लैश जो भी मेरा एंड पॉइंट हो जाएगा। इस एंड पॉइंट को जो भी एक्सेस करेगा, एक्चुअली में हो क्या रहा है? किसी दूसरी मशीन पे फंक्शन कॉल हो रहा है। और फंक्शन कॉल जो करेगा, अगर ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो उसमें क्या लेकर आएगा? वो पैरामीटर लेकर आएगा। और फंक्शन का रिटर्न किसको मिलता है? जो उसको कॉल करता है। तो जिसने फंक्शन कॉल करा उसी एपीआई पे वापस रिटर्न आ जाएगा। तो ये तो चैटबॉट है। चैटबॉट पे यूजर ने टेक्स्ट करा। चैटबॉट कहाँ पर था? हमारे फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड कहाँ चल रहा है? यूजर की मशीन में। अब यूजर की मशीन से क्या कॉल होना है? बैकएंड का सर्वर मेरा जहां पर चल रहा है उसको कॉल होना है। सही है? तो उसका लिंक होगा। तो यूजर की मशीन के पास भी ये सेम लिंक होगा। एपीआई ने उस लिंक को बनाया और यूजर उस लिंक को इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। जब यूजर उस लिंक को यूज करेगा तो क्या होगा? दूसरे की मशीन का फंक्शन कॉल होगा। आप सपोज करें ये यूजर है, इसने इस टेक्स्ट को टेक्स्ट भेजा, इसमें कोई डेटा भेजा टेक्स्ट का, वो डेटा यहाँ पर इसने रिसीव करा, फिर इसने फंक्शन चलाया। फंक्शन जो भी चला उसने क्या करा? एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा। कोऑर्डिनेट के पास एम्बेडिंग लेके गया। कोऑर्डिनेट ने जो आउटपुट दिया, आउटपुट कहाँ पर आएगा? जो आउटपुट आ जाएगा जिसने उस लिंक को कॉल करा था उसके पास आउटपुट आएगा, क्योंकि उस लिंक के पीछे फंक्शन कॉल हुआ है पाइथन का। फंक्शन ने क्या करा? एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा, कोऑर्डिनेट को कॉल करा, कोऑर्डिनेट से डेटा लिया, वो डेटा लाके किसको दे दिया? रिटर्न को। रिटर्न ने किसको दे दिया? जिसने कॉल करा। कॉलर कौन था? यूजर, मतलब आपकी वेबसाइट। भाई अगर ये वर्सल पे चल रहा है ना, तो बात ये वर्सल पे एक जगह चल रहा होगा, आप उसको 2 कर दें, 3 कर दें, कितने करेंगे? यूजर तो 1 लाख है। तो आपका वाला टेक्स्ट जैसी सर्वर पे जाता है तो वो आप ही के पास क्यों जवाब आता है? किसी और के पास क्यों जवाब नहीं आ जाता? क्योंकि वो कॉल ही आपकी मशीन से हुआ है भाई। समझ रहे हैं? वो आपकी मशीन से कॉल हुआ है तो आप ही उसके आपके पास जवाब आएगा। आ रही है बात समझ में? ये ब्यूटी नेटवर्क की है, ये ब्यूटी एचटीटीपी की है। ये जो ब्यूटी है ना, जिसने कॉल करा उसी की बात है, ये एचटीटीपी की है। क्योंकि नेटवर्क पे तो इसी की है ना, पाइथन में फंक्शन की है, पाइथन से बाहर तो नेटवर्क पे एचटीटीपी की है। तो हम बोलते हैं एचटीटीपी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? एचटीटीपी का काम ही यही है कि जो कॉल करता है उसी को जवाब लाके देता है। सही है? इसको हम ट्रांसपोर्ट जब भी बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब समझ रहे हैं ना? नेटवर्क यूज़ कर रहा है, मीडियम यूज़ कर रहा है, प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं? प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं मेरा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंट के दरमियान जो काम हो रहा है उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। काम होने का जो फेस है, सरफेस है, मतलब रोड को हम प्रोटोकॉल बोलेंगे, जिससे हम गुजर के। अभी आपने गवर्नर हाउस आते हुए घर से क्या प्रोटोकॉल यूज़ करा? आप बोलेंगे मैंने शारा फैसल का प्रोटोकॉल यूज़ करा। सही है? इसको प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। जैसे आपके नहीं शारा फैसल है, वैसे इंटरनेट। और एचटीटीपी जो है वो आपकी वैन है, आपको घर से उठा के यहाँ छोड़ेगी, वापस यहाँ से घर पे छोड़ के जाएगी। एचटीटीपी नहीं होगा तो आपकी अपनी गाड़ी होगी, तो वो भी, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ जाती है, फिर घर पहुँचेगी। ठीक है, ये आप समझ में आ गई बात? एपीआई क्यों चाहिए हमें? क्यों चाहिए एपीआई? डेटा एपीआई इसलिए चाहिए क्योंकि क्लाइंट की मशीन से दूसरी सर्वर की मशीन कॉल हो रही है। दरमियान में 2 डिफरेंट मशीन है, उनकी कम्युनिकेशन बनानी, इसलिए एपीआई चाहिए। ये एपीआई हम किसके थ्रू बनाएंगे? हम बनाएंगे फास्ट एपीआई के थ्रू। फास्ट एपीआई हमें कैपेबिलिटी देगा। ये तो मैंने फंक्शन लिखा है, इसको कहाँ एक्सपोज कर दो? नेटवर्क के ऊपर एक्सपोज कर दो, इसके ऊपर एक्सपोज कर दो, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। जो भी मैंने बनाया इस पर एक्सपोज कर दो, ये हमें फास्ट एपीआई कैपेबिलिटी देगा। तो हमने बैकएंड पे क्या क्या यूज़ करा? फास्ट एपीआई, पाइथन का फंक्शन बनाया, एम्बेडिंग करी, काम हो गया। यूज़र यहाँ से टेक्स्ट भेजेगा, इसके पास टेक्स्ट रिसीव होगा और ये रिटर्न दे देगा, काम हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ की कमी होगी। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर रेक समझाने की कोशिश करी है,
मुझे बताएं, क्या ये रेक थिंकिंग कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, यूजर का सवाल का जवाब को अंडरस्टैंड कर सकता है, नया जवाब जनरेट कर सकता है, सवाल समझ के जवाब दे सकता है? कोई भी काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ सर्च करेगा, जो क्यूरी आएगी सिमिलरिटीज निकालेगा, जवाब दे देगा। सिमिलरिटीज निकालेगा, जो सिमिलरिटीज निकलेंगी उसको रिटर्न में दे देगा। रेक की एक अच्छी बात है, रेक जो है टेक्स्ट में रिटर्न करेगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप सोच रहे हैं तो एम्बेडिंग रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न वो टेक्स्ट में करेगा, और वो लेगा एम्बेडिंग, लेकिन रिटर्न टेक्स्ट में करेगा। वो अपने पास दोनों चीज़ें रखता है, लेकिन काम वो एम्बेडिंग में करता है। वो हम बाद में देखेंगे, अभी इस पर नहीं जाते। अब हम आगे आए, हमने क्या करा, हमने क्या, एक मसला है यूज़र का एक्सपीरियंस तो अच्छा आएगा नहीं, यूज़र जो भी लिखेगा बस वही टेक्स्ट सर्च होकर आ जाएगा। यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए क्या करें, क्या लगाए बीच में? LLM लगाए या एजेंट लगाए? एजेंट लगाएंगे ना, LLM के ऊपर पूरा सिस्टम बिल्ड होगा ना। किस पे बनेगा वो एजेंट? ओपन एआई एजेंट्स। तो हमने कहा जो फास्ट एपीआई फंक्शन कॉल कर रहा है, इस फंक्शन के अंदर ओपन एआई एसडीके कॉल होना चाहिए, ये वाला फंक्शन कॉल ना हो। तो इस फंक्शन को कौन कॉल करेगा? एजेंट अपनी टूल कॉलिंग के थ्रू उसको कॉल कर लेगा। भाई हम एजेंट को समझा देंगे ये आपका टूल है, जब भी यूज़र की क्यूरी आए तो ये टूल यूज़ करो। ये टूल क्या करेगा, ये टूल जो है एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद कोऑर्डिनेट पे जाएगा, सर्च करके रिटर्न लाएगा। एजेंट के पास रिटर्न आएगा, एजेंट LLM से उसको सही करवाएगा और जवाब यूज़र को जवाब दे देगा, यूज़र को एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा। यही होगा, ऐसे ही होना है। तो ये हमारा बैकएंड तैयार हो जाएगा इस तरीके से। फ्रंट एंड भी तैयार है, फ्रंट एंड तो ऑलरेडी है। फ्रंट एंड पे सिर्फ एक क्या चीज़ लग रही है, API लगेगी और चैटबॉट का इंटरफेस बनेगा। ओपन एआई ने ऑलरेडी, अब हम चैटबॉट का इंटरफेस बनाएंगे इतनी मेहनत से, फिर उसका बैकएंड के ऊपर कोडिंग करेंगे जो रिसीव कर रहा हो, क्योंकि चैट क्या होती है, रियल टाइम होती है। इधर से मैसेज किया, उधर रिसीव हुआ, उधर से रिसीव हुआ, उधर मैसेज किया। तो हमें क्या चाहिए, दोनों जगह पे कोड लिखना पड़ेगा, बैकएंड पे भी फ्रंट एंड पे भी। उसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है, चैट किट। ओपन एआई ने हमें चैट किट जेएस दे दिए। हम फ्रंट एंड पे चैट किट जेएस या चैट किट टीएस लगाएंगे और वो हमें क्या दे देगा, एक पॉपअप दे देगा। पॉपअप पे क्लिक करेंगे, चैट ओपन हो जाएगी। जो भी क्लिक करेंगे वो जो भी मैंने बैकएंड का API का लिंक दिया उस पर चले जाएगा। बैकएंड पे भी मुझे कुछ लगाना पड़ेगा चैट किट के लिए। तो मेरे पास बैकएंड पे क्या है, चैट किट पाइथन। बैकएंड में चैट किट पाइथन, फास्ट एपीआई के पास ही कॉल होगा, फास्ट एपीआई रिसीव करेगी, चैट किट पाइथन के थ्रू वो सारा मैसेज सेट होगा। ओपन एजेंसी के पास जाएगा, ओपन एजेंसी के टूल कॉलिंग वगैरह करके सवाल का जवाब देके वापस दे देगा और वापस किसके पास आ जाएगा, फ्रंट एंड के पास आ जाएगा। ये है प्रोजेक्ट हैकाथॉन का सेकंड प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने बनाना है। सिंपल सी चीज़ है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर देखा जाए तो एम्बेडिंग ठीक है, देखा जाए तो एम्बेडिंग हमारी बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल है। और ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी है यही एम्बेडिंग है, यही पीछे काम हो रहा है। अब आप लोगों को कुछ टास्क दे रहे हैं हम लोग। वो टास्क क्या दे रहे हैं, आप में से वो लोग जिनके पास बुक बनी हुई है, जिनके पास बुक है, वो अभी कोऑर्डिनेट का MCP सर्वर कनेक्ट करें अपने क्लाउड या जेमिनी से अपनी बुक में, और अपनी सारी बुक की एम्बेडिंग स्पेककिट प्लस के थ्रू इसका टास्क बनवाएं और सारी बुक की एम्बेडिंग कहाँ पर भेजें, कोऑर्डिनेट पे भेजें। ये आपका अभी का टास्क है। जिनकी बुक नहीं बनी हुई वो देख लें किस किस जो कर रहा है उसके साथ बढ़िया देखें पूरा काम कैसे हो रहा है, या तो उसको हेल्प कर लें या देख लें, अपनी सीटिंग रीअरेंज कर लें। और सही है, क्या करना है हमने, कोऑर्डिनेट के अंदर वेक्टर डेटाबेस बुक का बना के लोड करना है। जिनकी नहीं बनी हुई वो किसी के साथ बैठ कर उनको देखें वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं, पूरा गौर से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिनकी बनी हुई है लेकिन वो लैपटॉप नहीं लाए, तो वो किसी ऐसे बंदे के पास बैठ जाए जिसकी नहीं बनी हुई, उसके आप लैपटॉप में अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड करें और एम्बेडिंग बैठ के बनाना शुरू करें। तो ये काम हमें अभी करना है, क्विक। चाहे तो पूरी बुक की नहीं करें, एक चैप्टर की करवा लें, 2 चैप्टर की करवा लें, लेकिन अभी करनी है। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। उस दौरान हम अपना ब्रेक भी ले रहे हैं और ब्रेक के बाद ये वाला काम आप अपने हिसाब से शुरू कर दें। और इसी के साथ साथ हम लोग आपके साथ भी हैं और आप एम्बेडिंग कन्वर्ट कर रहे हैं। और जिनके पास एम्बेडिंग के लिए प्रोजेक्ट नहीं है वो किसी के साथ कनेक्ट हो जाए, जिनके पास लैपटॉप नहीं है प्रोजेक्ट है वो किसी के पास डाउनलोड कर लें। तो ये काम आपने अभी करना है। अच्छा, जिन्होंने फेज़ 1 हैकाथॉन का मुकम्मल कर लिया है वो असाइनमेंट का फॉर्म भी फिल कर दीजिएगा। जो
अपनी क्लास की रिपोजिटरी है, वहाँ पर मैंने फॉर्म शेयर कर दिया है। लास्ट है ये 8, लेट मी शो यू, क्लास 8 नवंबर 30। यहाँ पर आप जाएंगे ना तो आपको फेज़ 1 का फॉर्म मिल जाएगा, ये इस क्लास का है, तो वो आप फिल आउट कर दीजिएगा जिसने जो है वो फेज़ 1 मुकम्मल कर दिया है। इसी तरीके से मैंने फेज़ 2 का भी दे दिया है, मतलब जो इस क्लास की असाइनमेंट है वो है फेज़ 2 मुकम्मल करना है हैकाथॉन का। तो काम तो एक ही है, बस आपने जो है वो सिर्फ फॉर्म फिल करना है विद द गिटहब रिपोजिटरी। बाकी ये है कि 10 मिनट की ब्रेक है एंड देन फिर शुरू कर लें क्वाड्रेंट वाला काम। अच्छा, क्लास रेज्यूम करें आप लोग और वापस अपनी नशिस्तों पे आ जाएं। मुझे ये बताया अभी भी कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एपीआई वाले मसले में। यूनिवर्सिटी का जो वो है ना आपका इनका गिटहब का एपीआई वाले मसले में अभी भी कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लिमिट रीच हो जाती है, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। तो भाई सैलरी भी दे देना, बस से काम करवा देना। तो आप सैलरी नहीं देंगे तो वो थक जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसका एक तरीका जो दूसरी क्लासेस में स्टूडेंट्स ने निकाला है वो ये है कि वो क्वीन का मॉडल यूज़ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जेमिनी से बहुत बेहतर है क्वीन। जो स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस करा, मैंने क्वीन अभी तक एक्सपीरियंस करा नहीं है। क्वीन मैंने करा, मैं अपने दूसरे काम पे करा, लेकिन इस पर अभी तक CLI के साथ नहीं करा। क्वीन कोड एक CLI भी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आपने क्लाउड को राउटर में इंस्टॉलेशन करते हुए आप इतना ज़्यादा फंसे, आपने कहा कुछ स्मार्ट वर्क, आपने कहा जब तक क्लाउड इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्योंकि स्पेककिट प्लस यूज़ करना ज़रूरी है। आपने क्या करा, जेमिनी सेटअप करा, स्पेककिट प्लस का प्रोजेक्ट सेटअप करा जेमिनी से, और अपना काम जेमिनी से शुरू कर दिया, चला दिया। एटलीस्ट आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, बुक राइट हो रही है, ठीक है। आपने इतना कर लिया, आपने कहा भाई एटलीस्ट मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन तो शुरू करूँ। इन पैरेलल आपने क्लाउड का एरर सॉल्व करने की कोशिश करी। एक केस आपके क्लाउड का एरर सॉल्व हो गया। अब आपने कहा क्लाउड का एरर तो सॉल्व हो गया, अब तो चल जाए क्लाउड, अब मैं जेमिनी से क्लाउड पर शिफ्ट कर लेता हूँ। अब जेमिनी से क्लाउड पर शिफ्ट करने के लिए आप बोलेंगे यार वो तो प्रोजेक्ट मैंने जेमिनी पे बनाया है, तो आप क्या करें, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाए दूसरे LLM के लिए और देखें उसमें नया चेंज क्या है। 1-2 फोल्डर का नाम चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, वो जाकर रीनेम कर दें अपने बस। ये मैं आपको बिल्कुल सुस्ती वाला तरीका बता रहा हूँ, तरीका एक ऑफिशियल भी है, लेकिन वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया दूसरे उस पर क्लाउड कोड पे या जेमिनी पे या क्वीन पे, और बनाने के बाद आपने देखा उसके प्रोजेक्ट में उसने एक डॉट क्लाउड की या डॉट जेमिनी की फोल्डर बनाया होगा, आपने अपने पास उसको रीनेम कर दिया। 1-2 चीज़ें होंगी, आपने उसको रीनेम करा, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल टेक्निक है, बहुत बड़ी आसान वाली, जो उसमें कुछ मेहनत दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अब ये है कि अगर आपने क्वीन को डाउनलोड करा और क्वीन को डायरेक्ट चलाया तो क्वीन भी वैसे ही चलेगा जैसे जेमिनी चलता है, और क्वीन तो जेमिनी की कॉपी लगता है जब उसको डाउनलोड करके चलाओ, वैसा लगता है कि बस नाम चेंज हो गया, बाकी सब एक है, ठीक है। क्वीन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, आप क्या करें, क्वीन को डाउनलोड करें, क्वीन पर प्रोजेक्ट बनाएं, और अगर आपका पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है देखें क्वीन के प्रोजेक्ट पर, क्वीन का ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाए, स्पेककिट प्लस का ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया क्वीन का, उसमें आपने देखा कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी फाइल है, क्या क्या चीज़ें हैं, और अपने प्रोजेक्ट में देखा, आपने देखा यार 2 फोल्डर के नाम, एक फोल्डर का नाम चेंज है, एक फाइल का नाम चेंज है, रीनेम करा और क्वीन पे ही काम स्टार्ट कर दिया। एक ऑप्शन ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आपने राउटर सेटअप करा, राउटर के पीछे क्वीन का मॉडल लगाया, यूज़ करा क्लाउड, लेकिन बैकग्राउंड पे LLM क्वीन का, या तो आपने क्लाउड यूज़ करा, बैकग्राउंड पे LLM जेमिनी का, दोनों में से जो भी आपके लिए सूटेबल हो आपने वो यूज़ कर लिया। एक ऑप्शन ये भी है कि आपने क्लाउड का पेड अकाउंट खरीद ले,
ठीक है, तो आपके टीचर ने आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी निकालनी है, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। वो हमेशा आपके लिए सोच रहे होते हैं। कुछ लोगों को फ्री अकाउंट भी मिलने वाला है, कुछ लोगों को नहीं, उन्होंने मेहनत कर रहे थे अभी सर काफ़ी आपके लिए। ठीक है, तो जो भी एक सोल्यूशन सर भी बता देंगे। हमें तरीके समझ में आ गए। या तो मैंने क्वीन डाउनलोड करा, क्वीन पे प्रोजेक्ट बना के क्वीन पे काम शुरू कर दिया स्पेक्टेड प्लस के साथ, या तो मैंने जेमिनी डाउनलोड करा, जेमिनी के साथ काम शुरू कर दिया, या तो मैंने क्लाउड परचेज करके काम शुरू कर दिया, या मैंने राउटर लगाकर जेमिनी या क्वीन के साथ कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर राउटर में काम करने में टाइम लग रहा है, एटलीस्ट पैरेलल क्वीन या जेमिनी पे काम शुरू कर दो, फिर राउटर का एरर सॉल्व करते रहो। टाइम जा रहा है, बेहतर है वो भी साथ साथ होता रहेगा। बस इतना कर लो। जी सर। अच्छा जी, एक तरीक़ेकार मिला है क्लॉड कोड प्रो लेने का $10 पर मंथ। हाउ मच? $10 पर मंथ। पर वैसे इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो कितनी है? $20 पर मंथ। तो एक लिंक मिली है, उसका इस्तेमाल करते हुए 3 महीनों के लिए, कितने मंथ्स के लिए? 3 महीनों के लिए क्लॉड कोड हमें कितने में मिलेगा? $10 के अंदर मिल जाएगा। तो ये लिंक जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सब लोग इसका इस्तेमाल करते हुए क्लॉड कोड ले लें। ये जो टेंशन है, ये जो परेशानी है बार बार की कि भाई ये एरर्स आ रहे हैं API कीज़ के, और फिर साथ ही साथ जो है दूसरे मसले मसाइल हैं, विच इज़ कि भाई अगर कोई यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो समझ में नहीं आ रहा, अगर ये यूज़ कर रहे हैं क्लॉड कोड राउटर के साथ जेमिनी की API की यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसकी लिमिट बार बार रीच हो रही है। तो इससे बेहतर ये है कि आप क्लॉड कोड का एक प्रीमियम ले लें। अच्छा, क्लॉड कोड का प्रीमियम नहीं, क्लॉड का प्रीमियम या फिर क्लॉड का प्रो वर्जन, प्रो प्लान। तो इसमें आपको जो है वो इनके लेटेस्ट मॉडल भी मिल जाएंगे और आपके पास एक चैटबॉट भी रेडी होगा विच इज़ claude.ai, जिसका इस्तेमाल आप अपने किसी भी टास्क के लिए कर सकते हैं, नॉट जस्ट यूजिंग द क्लॉड कोड इटसेल्फ। मल्टीपल जो है वो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं, आप उनका फिर इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू हैव द क्लॉड कोड प्रो। तो मैं ये लिंक आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। 50% ऑफ फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच? 50% ऑफ फॉर 3 मंथ्स, मतलब $10 जो है वो पर मंथ आपको पे करने पड़ेंगे। मैं इसकी लिंक जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसको ये परचेज़ करना हो वो कर लीजिएगा। जी मैं स्क्रीन भी अपनी शेयर कर देता हूँ बल्कि। चले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ साथ साथ। खुला हुआ है। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। आप सबको एक ये लिंक नज़र आ रही होगी, ये मैं व्हाट्सएप चैनल पर भी अपने शेयर कर देता हूँ। आप इस लिंक का इस्तेमाल करेंगे देन यू विल गेट 50% ऑफ फॉर 3 मंथ्स ऑन क्लॉड प्रो। तो यार ये वाकई जो है वो काफ़ी अच्छा काम हो गया है। लेट मी शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। व्हाट्सएप चैनल पर आप सब लोग हैं जो अपनी क्लास का बना हुआ है। और कोड फॉर
3 months। अच्छा, इसकी जो लिंक है वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है व्हाट्सएप चैनल पर। आपने करना कुछ भी नहीं है, सिंपल एज दैट आपने इसे ओपन करना है अपने ब्राउज़र में, चाहे मोबाइल का इस्तेमाल करें चाहे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, एंड देन यू विल बी राउटेड है। और यहाँ पर आपको $10 पर मंथ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आ रहा है नज़र? $10 पर मंथ, बिल्ड मंथली, इट्स नॉट ऑन ईयरली, इट्स ऑन मंथली। 50% ऑफ फॉर 3 months। 50% ऑफ आपको कब तक के लिए मिल जाएगा? 3 महीनों के लिए। तो आप जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस्तेमाल करना चाहें तो बिटकॉइन का भी कर सकते हैं, क्लाउड कोड राउटर के साथ, जेमिनाई की एपीआई की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेमिनाई का मैंने आप सबको बताया था ना कि जेमिनाई जो है वो स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर का फ्री प्लान जो है वो देता है। आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की ईमेल चाहिए होगी। अगर आप पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो वो आपको यकीनन एक यूनिवर्सिटी ईमेल प्रोवाइड करती है .edu.pk, जिसके लास्ट में लिखा हुआ होता है। उसका इस्तेमाल करते हुए आपको जेमिनाई का भी प्रो प्लान 1 साल के लिए मुफ्त में मिल जाएगा। अच्छा, ये जो प्लान है ये अराउंड अबाउट 50 से 55 हज़ार रुपये का है। ये कितने का है? 50 से 55 हज़ार रुपये का है। जी सर, सर नॉर्मल ईमेल के ऊपर नहीं मिलेगा, ये यूनिवर्सिटी ईमेल के ऊपर ही मिलेगा। सर ये जी, कॉलेज ईमेल पे भी मिल रहा है, किसके ऊपर? कॉलेज पे भी मिल रहा है। अच्छा हाँ, कॉलेज ईमेल होगा ही, मतलब हर वो ईमेल जिसके लास्ट में .edu.pk आ रहा है और वो जो ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उससे अल्लाह भला करे रजिस्टर्ड है, शेयर आईडी। खैर मैं तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हूँ, बट आप सब लोग ने, मैंने ये लिंक भी आप सबके साथ शेयर कर दी है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें जो है वो आपके पास अवेलेबल है। फ्री में 1 साल का इसका प्रो प्लान मिल जाएगा जिसमें गूगल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। 2 टेराबाइट आपको गूगल क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाएगा जिसका आप यूजुअली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, वो स्टूडेंट्स जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे, एक किसी यूनिवर्सिटी से अलाइन नहीं है, तो आपका कोई ना कोई दोस्त तो होगा, कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, उसके पास यकीनन जो है वो यूनिवर्सिटी की ईमेल होगी। तो आप उससे ईमेल ले लें कुछ देर के लिए और सिंपल एज दैट उसे अपने सिस्टम में उस यूनिवर्सिटी ईमेल को लॉगिन कर लें और सिंपल एज दैट जो है वो ये प्रो प्लान जो है वो गेट कर लें। अच्छा, तो अच्छा, क्वाड्रेंट वाला काम किस किस ने शुरू कर दिया है? बहुत सारे स्टूडेंट ने कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया वो करना शुरू कर दें, और जिन्होंने अब तक हैकाथॉन वाला काम भी शुरू नहीं किया वो भी अभी शुरुआत कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ये है कि आज शुरुआत करेंगे तो हो ही जाएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हैकाथॉन में अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। वो सिंपल एज डैट आपको मिल जाएंगी यहाँ पर github.com। ये जो अपनी क्लास की रेपो है Q4GIC संडे, इसमें आप असाइनमेंट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर ये क्लास 8 की जो असाइनमेंट है इसके अंदर एक लिंक शेयर की हुई है, ये वाली, दिस वन, रीड द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इट हेयर। आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये सर ने फॉर्म बनाया हुआ है और डेडलाइन जो है वो आप सबको नज़र आ रही है, 11:12 बजे जो है वो पूरी आज की इसकी डेडलाइन है। तो इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो इस व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर की गई थी। ये व्हाट्सएप चैनल सबसे पहले तो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अगर आपने फेज़ 1 इस हैकाथॉन का मुकम्मल कर लिया है, विच इज़ जनरेटिंग अ बुक यूजिंग डॉकोसोरस, तो जो बुक का टाइटल था वो क्या था? फिजिकल AI ह्यूमनाइड रोबोटिक्स कोर्स। तो दिस वाज द टाइटल ऑफ द बुक।
आपने इसके ऊपर जो है वो एक पूरी की पूरी बुक लिखनी है। अब यहाँ पर आप क्लाउड कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेमिनी की एपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विद द क्लाउड कोड राउटर एज वेल। तो डिटेल्स सारी जो है वो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कहाँ से शुरुआत करनी है, तो आप सिंपल एज दैट ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। बहुत सारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो ग्रुप के एडमिन्स हैं, और जो वैसे ही सवालों का जवाब दे देते हैं, तो दे विल हेल्प यू विद डैट। अच्छा, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि राइट अ बुक यूजिंग डॉकोसोरस एंड डिप्लॉय इट ऑन गिटहब पेजेस। अच्छा, ये वाला काम तो मोस्टली आप सबने कर ही लिया है जो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो अभी करना शुरू करते हैं। आप सबके लिए बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो वे के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और अच्छा, यूजिंग द स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, दूसरा है कि आपने इंटीग्रेट करना है रैग चैटबॉट, ठीक है। और जैसा सर ने बताया कि भाई आप क्वाड्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं to embed all the data in the embeddings and then simply put that in the, and simply you can use the ChatKit SDK for front end, and then फिर आप उसको जो है वो अपने रिएक्ट वाले डॉकोसोरस प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर लें। और इसके लिए आप फास्ट API का भी इस्तेमाल करेंगे टू एक्सपोज यूर APIs ऑन द नेटवर्क, और जो आपकी एम्बेडिंग्स होंगी वो क्वाड्रेंट के डेटाबेस के अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। सो आप जो है वो शुरुआत कर लें जी। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फेस 1 मुकम्मल कर लिया था, वो जो अपनी क्लास की रेपो है github.com/ashari-q4-gic-sundays के अंदर असाइनमेंट्स वाले फोल्डर में आए, और क्लास 8 की जो असाइनमेंट लिंक शेयर की गई है इसके अंदर यहाँ पर अपनी क्लास का एक असाइनमेंट फॉर्म है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपने सिंपल एज दैट अपना नाम पुट करना है, JIC रोल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, गिटहब रिपोजिटरी हैकाथॉन की, और अगर लिंक्डइन पोस्ट आप शेयर करते हैं तो उसकी लिंक, ट्विटर पोस्ट शेयर करते हैं तो उसकी लिंक। तो ये काम तो खैर आप शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं जिन्होंने असाइनमेंट जो है वो मुकम्मल की हैं, ठीक है। फेस 1 जिसने कंप्लीट कर लिया है वो ये फॉर्म भी फिल आउट कर दीजिएगा। एंड देन फिर सिमिलरली फेज 2 की जो आज की हमारी असाइनमेंट है विच इज़ दिस वन, क्लास 9 December 7, और इसका भी फॉर्म मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो सिंपल एज दैट, इसमें भी आपने वही काम करना है, सिर्फ अपनी रेपो की लिंक शेयर करनी है। गिटहब आप खोलो, गिटहब के ऊपर जाओ, पेनवर्सिटी गिटहब का उसको आएगा। चैनल पे ही आपको मिल जाएगा ना, ये वाला चैनल आप करोगे ना, हाँ इसी पे ही है।
आ गया आपके पास वो लिंक वो आ गया ना ये आ गया चैनल तो आ गया ना शो पर ही आपसे भेजा बोलिए इसके ऊपर देखें जो उन्होंने बताया होगा अब लैपटॉप को खोल के देखिए ना लैपटॉप है आपके पास घर पे है ना घर पे खोल के देखिएगा उसमें जाके सारा ये या तो ये वीडियो देख लीजिएगा मेरी इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है ना ये वीडियो अभी जो बन रही है इसके अंदर डालूंगा ना ये तब ये देख लीजिएगा जब ये आ जाएगी आपने सब्सक्राइब कर लिया बेल आइकन को भी प्रेस कर यूट्यूब पे जाएं सर्च करें बोर्ड पे आप बेल आइकन बेल आइकन क्यों नहीं आ रहा यूट्यूब पर मिलेगा तो तब आएगा उसका प्रोसेस ये किस पे खुला है यूट्यूब पर आप तो डायरेक्ट यूट्यूब खोल बेल आइकन शुरू से का पड़ी है हाँ लेकिन आपको यूट्यूब चलाना बेल आइकन को वो करें बेल आइकन प्रेस करें बेल आइकन नहीं आ रहा इसके अंदर लैपटॉप में आया हाँ उस पर देख लीजिएगा सब्सक्राइब का तो बटन जो आ रहा है दिखाएं सब्सक्राइब तो आ रहा है तो लैपटॉप में ऑप्शन सब्सक्राइब भी कर लिया हाँ अब जब आएगा ना अब इसमें सारी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको शुरू से आया क्लासेस है ना 8 हाँ 7-8 क्लासेज जो शुरू से आए हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा सर अमीन वाली क्लास भी जो सब है चलें आई थिंक वी आर डन फॉर नाउ। अभी के लिए ये है कि इस क्लास की जो असाइनमेंट है वो मैंने शेयर कर दी है कि फ़ेज़ 2 आपने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 तक मुकम्मल कर फॉर्म सबमिट करवा देना है, ठीक है। और बाकी ये है कि ये वाला जो काम है ये आप घर जाकर करें, ये फ़ेज़ 2 वाला ही काम है सारा का सारा। और स्टार्टअप चैलेंज के जो विनर्स हैं वो रुकें, एक ग्रुप फ़ोटो होगी और जो रह चुके हैं
जो देर से आए थे जिनका नाम है वो आकर जो है वो अपने सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। बाकी सबको छुट्टी है और दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मुलाकात होती है। पीस।